राजा बेटा जी और बाजा बेटा जी, जब लोगों को एक रिक्वेस्ट है कि आप एक बार प्यारी सी स्माइल आपके चेहरे पर लेकर तो आइए। एक बार स्माइल आएगी तो अपना काम भी फटाफट होएगा और अपन आगे भी भागेंगे धनाधन धनाधन धनाधन, ठीक है। बट एनीवेज आई वाज टॉकिंग टू यू व्हाट यू नो कि इशू ऑफ डिवेंचर्स, ये इजी पार्ट है। तो इसके अंदर हमने क्या बात करी थी कि बेटा जी एक कंपनी होती है, वो डिवेंचर इशू करती है और डिवेंचर इशू करते वक्त आप सभी को ये रिडम्पशन के टर्म्स और ये सब चीजें बतानी पड़ती कि किस तरीके से आप रिडीम करोगे और ये डिवेंचर्स फोरफिट नहीं कर सकते, ये बात बोली गई है। तो अब आगे हम चले, तब हमने क्या बताया था कि बेटा जी ये जो लोन है ये 2 तरीके से 3 तरीके से इशू हो सकता है। इट कैन बी इशूड एट पार, इट कैन बी इशूड एट प्रीमियम एंड इट कैन बी इशूड एट व्हाट आई कैन से एट डिस्काउंट। ये बच्चा क्या बोल रहा है? हाँ सर पता है, आपने क्लीन शेव करी थी जी। अरे हाँ, बहुत बिल्कुल बेकार दिखा था। तो मैंने बताया था इट कैन बी इशूड एट पार, इट कैन बी इशूड एट प्रीमियम, इट कैन बी इशूड एट डिस्काउंट। तो जब मैंने 3 चीजें बताई थी तो इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि ध्यान रहे कि बेटा जी इसके अंदर पहले आप इशू की एंट्री कर लीजिए। जैसे इशूड एट पार होगा तो कैश ऑब्लिक बैंक टू डैश परसेंटेज डिवेंचर, बात खत्म। इशूड एट प्रीमियम होगा तो कैश ऑब्लिक बैंक टू डैश परसेंटेज डिवेंचर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, और इशूड एट डिस्काउंट होगा तो एंट्री होगी कैश ऑब्लिक बैंक डिस्काउंट टू डैश परसेंटेज डिवेंचर। समझे कुछ? कैश ऑब्लिक बैंक डिस्काउंट टू डैश परसेंटेज डिवेंचर। फिर मैं आपको अगले स्टेप पर ले गया और मैंने बताया था कि बेटा जी यदि इनका रिडम्पशन एट पार रहा तो एंट्री में कोई बदलाव नहीं, जैसी एंट्री थी वैसे ही रसगुल्ले एंट्री कंटिन्यू हो जाएगी। बट अगर रिडम्पशन एट प्रीमियम रहा तो उस केस में आपको और एक एंट्री मारनी पड़ेगी और वो है लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। एग्रीड? सो राजा बेटा जी यहां तक जब बात हो गई है तो अब हम आगे चलते हैं। लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर का क्या किया जाता है, ये आपके मन में ख्याल चल रहे थे, तो मैंने बताया कि बेटा जी यदि आप किसी व्यक्ति को ज्यादा पैसे देते हो तो वो क्या है, तो तुमने मुझे बताया कि सर वो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट है। तो फिर मैंने आपको बताया कि बेटा जी यदि ऐसा करते हैं कि वो लॉस ऑन इशू क्यों होता है, मैंने आपको ये भी बताया कि लॉयल्टी फैक्टर के मद्देनजर कंपनी उनको प्रीमियम पर पैसा लास्ट में देती है रिडम्पशन के वक्त। सो फिर मैंने आपको बताया कि जो बेटा लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर जो है इट इज नथिंग बट इट इज अ नेम ऑफ इंटरेस्ट ओनली। नाम लॉस ऑन इशू है बट इसका कैरेक्टरिस्टिक्स इंटरेस्ट ही है, और इंटरेस्ट कॉन्सेप्ट फॉलो करता है एक्रूअल का, और उसको हर साल आपको डेबिट करना पड़ता है P&L अकाउंट को। क्या बोले, सही है कि नहीं? सो बेटा जी जो लॉस ऑन इशू है ये कैसे क्लोज होता है? इट कीप्स ऑन गेटिंग ट्रांसफर टू दी P&L अकाउंट। तो मैंने एक सिंपल सा तरीका बताया कि अगर कोई व्यक्ति 100 रुपीज की फेस वैल्यू और बोलता है 120 रुपए में आपको दूंगा, हर साल उसको इंटरेस्ट तो 10-10 देना पड़ा ही हमें। अगर अज्यूम करते कि उसका 10% रेट है तो साथ साथ हमने बेटा जी P&L टू लॉस भी ट्रांसफर किया SLM बेसिस पर, क्या 5-5 को। आशा करता हूं कि ये बात आपको समझ में आई थी। बट बेटा जी मैंने ऐसे बताया कि यदि कोई व्यक्ति ऐसा है कि जो इंटरेस्ट मतलब लोन लिया 10 लाख रुपए का और वो पेमेंट कर रहा है 2 लाख फर्स्ट ईयर में, तो ये बैलेंस है 8 लाख। 2 लाख पेमेंट किया तो बैलेंस है 6 लाख। 2 लाख पेमेंट किया तो ये बैलेंस है 4 लाख। 2 लाख पेमेंट किया तो ये बैलेंस है 2 लाख, और 2 लाख पेमेंट किया तो ये बैलेंस रहा 0। सो बेटा जी उसका इंटरेस्ट कितना निकलेगा? अगर मैंने 10 लाख पर 10% के हिसाब से निकाला तो मेरा इंटरेस्ट आएगा राजा बेटा जी, जो बात हुई थी 1,20,000, 96,000, 72,000, 48,000 और 24,000। मैं आप सभी बच्चों से पूछना चाहता हूं कि क्या बेटा जी ये बात आपको समझ में आई क्या? 1,20,000 प्लस 96,000 प्लस 72,000, ये मैं टोटल ले रहा हूं सिर्फ, बट मुझे बताओ कि क्या ये इंटरेस्ट बराबर है क्या नहीं? 24। तो टोटल इंटरेस्ट मैंने इधर लिख के रखा इस 3,60,000। टोटल इंटरेस्ट मैंने लिख के रखा 3,60,000। मुझे बता दीजिए क्या आपको ये बात यहां तक समझ में आई हुई है क्या? ये केस स्टडी 2 हम डिस्कस कर रहे हैं और बहुत इंटरेस्टिंग केस स्टडी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जल्दी से मुझे बताइए क्या आपको यहां तक बात समझ में आई क्या? ओके, वेरी गुड। सो बेटा जी अब मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं। सपोज मान लो एग्जामिनर ने हमको सिर्फ दिया 3,60,000 और हमें एग्जामिनर बोलेगा कि बेटा जी हमारा पहले साल बैलेंस रहेगा 10 लाख, फिर बोलेगा 8 लाख, फिर बोलेगा 6 लाख, फिर बोलेगा 2 लाख, राइट? तो बेटा जी इसका जो रेशियो बनता है वो रेशियो क्या बन रहा है, राइट? ये ईयर 1 में यही है ना, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4 और ईयर 5, राइट? यही बैलेंस है ना। अगर मैं 3,60,000 को, यदि मैं 3,60,000 को इसी रेशियो में बांटूं तो भी मेरा इंटरेस्ट उतना ही आएगा। आई रिपीट, 10, 8, 18, 18 और 6, 4 और 2 कितना आ जाएगा राजा बाबू जी? 30। सो जो हमारा ये 30 का बैलेंस है 360 डिवाइड बाय 30 इंटू 10 अगर मैं करता हूं
तो बेटा जी 3,60,000 डिवाइड बाय 30 इंटू 10 तो कितना आ जाएगा राजा बेटा जी 1,20,000 राइट। और फिर 8 का मैं आपको बताऊंगा 96,000, फिर बेटा जी मैं 6 का मैं बताऊंगा 72,000, और बेटा जी 4 का मैं बताऊंगा 48,000, और इसका मैं बताऊंगा 24,000। ये मैंने बताया इंटरेस्ट 3,60,000 इस तरीके से बढ़ रहा है। तो बेटा जी अगर लॉस है बट उस लॉस को अगर मैं लोन अमाउंट जैसे जैसे कम होती जा रही है वैसा वैसा अगर लिखते चला जाऊं, सो राजा बेटा जी मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि मेरा इंटरेस्ट 3,60,000 बिल्कुल सही बढ़ रहा है जैसे मैंने यहां पर एक्चुअली कैलकुलेट किया। बट बेटा जी मान लो आप अगर ये बात समझ रहे हो कि लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर इज नथिंग बट इंटरेस्ट, ये बात हमारी डिस्कशन हो गई थी, और अगर इसको बांटना है, पहला वाला केस क्या था कि इसके अंदर लोन रिपेमेंट कब 5 साल बाद या 4 साल बाद डायरेक्टली लोन इधर लिया 10 लाख का और 4 साल का टेन्योर था और डायरेक्टली 10 लाख इधर पेड है। जब 10 लाख इधर पेड है तो उस इंटरेस्ट को हमने एसएलएम मेथड पर डाल दिया था क्योंकि हर बार लोन आउटस्टैंडिंग कितना था 10 लाख, बट यहां पर लोन आउटस्टैंडिंग 10 लाख नहीं है, ये रिड्यूसिंग बैलेंस पर इंटरेस्ट लगना चाहिए। सो बेटा जी हमने क्या ले लिया 10, 8, 6, 4, 2। और बेटा जी यदि आप थोड़ा सा और जोर लगाएंगे तो मैं आपको बताता हूं कि इस रेशियो को और एक तरीके से बता सकते हैं। ईयर 1 में कितने साल बचे हुए 5, सम ऑफ डिजिट मेथड याद करिए डेप्रिसिएशन में 5। ईयर 2 में कितने साल बचे 4, ईयर 3 में कितने साल बचे 3, राइट। ईयर 4 में कितने साल बचे 2, और ईयर 5 में कितने साल बचे 1। अगर आप इसकी टोटल लेंगे तो 5 4 9 9 3 12 12 2 और ये हो गया 15। अगर आप 3,60,000 को डिवाइड बाय 15 करेंगे इंटू 5 करेंगे तो ए लो जी ये भी आ गया 1,20,000, और ये लो जी ये आ गया 96,000, और ये आ गया 72,000, ये आ गया 48,000, और ये आ गया 24,000। तो कुल मिलाकर बोलने का तात्पर्य ये बेटा जी इस मेथड को उन्होंने नाम दे दिया सम ऑफ डिजिट्स मेथड। अरे काय का सम ऑफ डिजिट्स मेथड यार, तुम ये बोलो ना सीधा सीधा बच्चों को कि जितना लोन अमाउंट आउटस्टैंडिंग है उस रेशियो में अगर हम टोटल लॉस को बांट देंगे तो समझ लेना कि इंटरेस्ट बढ़ रहा है। तो मैंने क्या केस स्टडी को अगर मैं स्वरूप में पूरा समझाऊं अच्छे से तो मैंने क्या बताया कि टोटल लॉस हमारा मान लेते हैं, टोटल इंटरेस्ट है हमारा 3,60,000, और इस टोटल इंटरेस्ट 3,60,000 को मैं किस नाम से जान सकता हूं, मैं इसको जान सकता हूं कि सर जी ये और कुछ नहीं, ये तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। अब लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर के लिए वो इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट किस नजाकत के साथ बताते हैं, वो बोलते हैं कि एक काम करो इसको जो लोन आउटस्टैंडिंग है उस अमाउंट से डिस्ट्रीब्यूट कर दो, राइट। सो वो 10, 8, 6, 4, 2 के बेसिस पर जब आप करते हो तो आपको यही आंसर मिलता है। और अगर आप इसको सम ऑफ डिजिट से करो, सम ऑफ डिजिट हर बार एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि अगर मान लो पहले साल 2 लाख पेमेंट किया, दूसरे साल 3 लाख किया, उसके अगले साल 5 लाख पेमेंट किया, तो फिर ये मेथड नहीं चलेगा सम ऑफ डिजिट्स। सम ऑफ डिजिट्स मेथड क्या हर साल यूनिफॉर्म अमाउंट पे कर रहे हैं, तो सम ऑफ डिजिट्स में बेटा जी हमारा रेशियो आएगा 5 4 3 2 1। इट्स एज सिंपल एज दैट। और अगर आपको रेशियो नहीं भी जमे ना सर, मैं आपको क्या बोलता हूं लोन अमाउंट आउटस्टैंडिंग कितनी है, पूरे साल भर लोन अमाउंट आउटस्टैंडिंग कितनी है उसका रेशियो निकाल लो, आपका आंसर आ जाएगा। सो 2 मुद्दों पर बात करी कि बेटा जी 2 चीज है। पहला पॉइंट ये समझाया मैंने कि लॉस ऑन इश्यू इज नथिंग बट इंटरेस्ट, ये कल बताई थी मैंने चीज, और ये इंटरेस्ट कहां जाके हिट करेगा, तो ये इंटरेस्ट जाके हिट करेगा P&L अकाउंट को। यहां तक अपनी फर्स्ट बात हुई, राइट। सो उसकी एंट्री होती है P&L अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। फर्स्ट पॉइंट वेरी क्लियर, थम्स अप सर। सेकंड पॉइंट इसके अंदर मैंने आपको क्या सिखाया कि राजा बेटा जी यदि आप बात क्लियर पकड़ने की कोशिश कर रहे हो तो बात यह है कि जो कोई भी आपका लॉस है वो मतलब P&L अकाउंट में ट्रांसफर करने के 2 तरीके, वन इज एसएलएम। बट एसएलएम कब यूज करोगे, जब एक पॉइंट से लोन लिया और वो लोन रिपेमेंट होगा डायरेक्टली 4 साल बाद, 5 साल बाद, 3 साल बाद, डायरेक्टली बीच में कुछ भी पेमेंट नहीं होगा, तो एसएलएम से बांट दो लॉस को। बट जब आप धीरे 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 पेमेंट कर रहे हो तब आपको कौन सा वाला मेथड यूज करना चाहिए बेटा जी, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो रिड्यूसिंग बैलेंस में हम क्या करते हैं, मैंने पहले केस स्टडी में बताया था कि इंटरेस्ट कैसे बटेगा, फिर उसी चीज को लोन आउटस्टैंडिंग अमाउंट में बताया और उसी चीज को सम ऑफ डिजिट्स मेथड से बताया। तो आप बोले कि अरे साला सभी से आंसर सेम आ रहा है, तो इंस्टीट्यूट ने उसको नया नाम दे दिया सम ऑफ डिजिट्स मेथड। बट बेटा जी इट इज एज सिंपल एज दैट कि जितना लोन अमाउंट आउटस्टैंडिंग है उस साल में उसके बेसिस पर उस लॉस को बांटना होता है, ऐसी वाली बात है। तो आप मुझे जल्दी से बताइए क्या आपके दिमाग में जहन में ये वाली बात क्लियर हो गई है क्या? यदि हाँ तो बहुत बढ़िया, नहीं तो आपके क्वेश्चन को प्रकट करिए मेरे सामने, मैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, राइट। सो जल्दी से सभी को क्लियर है ये बात? एक बार क्वेश्चन देख लो, आरटीपी May 20 का क्वेश्चन है। प्योर लिमिटेड इश्यूज 1,12% डिवेंचर ऑफ 10 each at ₹9.40 on 1st Jan 2018. Under the terms of the issue, the debentures are redeemable at the end of 5 years from the date of the issue. Calculate the amount
ऑफ डिस्काउंट टू बी रिटर्न ऑफ इन ईच ऑफ द 5 ईयर्स। बेटा जी पहले वाली एंट्री करेंगे इशू की। तो बेटा जी 1 लाख डिवेंचर ऑफ 10 ईच फेस वैल्यू कितने में इशू किया? 9.4 में। सो क्या आपको नहीं लगता कि इसकी एंट्री कुछ इस तरीके से होगी? कैश ऑब्लिक बैंक 9.4, डिस्काउंट 0.6 टू 12% डिवेंचर, कैन आई नॉट से 10। अब बेटा जी 0.6 को मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 0.6 को मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 लाख से। सो बेटा जी मेरा डिस्काउंट या लॉस ऑन इशू कितना है बेटा जी? कैन आई नॉट से इट इज 60,000 मेरा लॉस है, 60,000 का लॉस है। अब बेटा जी 60,000 को ट्रांसफर करने के 2 तरीके। एक एसएलएम, एसएलएम कब करते? अगर रिडम्पशन होगा आफ्टर एंड ऑफ अ टर्म। तो यहां पर देख लो डायरेक्टली रिडेमेबल कब है? एट द एंड ऑफ द 5 ईयर। तो बेटा जी इसके लिए हमको यूज करना पड़ेगा एसएलएम मेथड, और एसएलएम मेथड से बेटा जी हम क्या करेंगे? कितने साल है? 5 साल। सो 60,000 डिवाइड बाय 5 हम कितना राइट ऑफ करेंगे बेटा जी? 12,000 12,000 12,000। जल्दी से मुझे बताइए क्या ये बात समझ में आई क्या आपको? और यदि हाँ तो इस आंसर को जल्दी से कंप्लीट करिए, फिर हम आपको और एक क्वेश्चन दिखाएंगे। न तड़पन रवैये रे। सर ऐसे क्वेश्चन में जर्नल एंट्रीज भी आती है क्या? आ सकती है बेटा जी। एंट्री एकदम सिंपल है, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, दैट्स इट। और हर बार हम कितनी कर देंगे? 12,000 की एंट्री कर देंगे, ठीक है। अब मैं आपसे अगली चीज बता रहा हूं बेटा जी, ये कंप्लीट कर दिया क्या मुझे बताओ? पहले मैं पूछना भूल गया, ये जल्दी से कंप्लीट करो और फिर हम आगे बढ़ेंगे। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इसको पहले कंप्लीट करिए आप, उसके बाद में हम आगे जाएंगे। बच्चों में एक बात बताऊं क्या? तुम कल जो चीज हुई, राइट, उसका मतलब ये नहीं कहता कि तुम सारे लोग गलत थे। मैं सिर्फ आपको इतनी सी बात बोलता हूं कि बेटा जी जब जो चीज जरूरी हो उसके हिसाब से अपने क्वेश्चन पूछना चाहिए। अब जरूरी है मतलब कि क्या तुम ऐसा किसी को भी कुछ गलत चीज नहीं पूछ सकते, राइट? जो चीज चल रही है उसके ऊपर पूछते करते तो ठीक रहता। अभी आज जबरदस्ती अपना एक दिन से सिलेबस बढ़ गया है, अभी ये टॉपिक खत्म होने के बाद में आज अपना क्लास खत्म हो जाएगा, तो जबरदस्ती एक दिन की वजह से सिलेबस बढ़ा, और कल आसानी से कंप्लीट हो सकता था, ये हम रिदम में थे। तो मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि मैं क्वेश्चन पूछने से मना नहीं करता हूँ यार, क्वेश्चन मुझे जितने चाहे वो पूछो। आपका हमेशा मैं चैट ऑन रखता हूँ, चैट को कभी बंद नहीं करता, बट एट द सेम टाइम यार तुम्हारी भी तो कुछ जिम्मेदारी है ना। मैं वही बता रहा हूँ कि आप इस तरीके से कुछ भी पूछते हो करते हो और वो सब चीजें रिकॉर्ड होती है इसके बीच में, तो कितना खराब लगता है ना कि भाई ये बच्चे क्या है कि इनको पढ़ा रहा हूँ और फिर इसके बीच में ये बोलते हैं कि भाई हमको छोड़ दो या फिर हमारा लेक्चर कब तक चलेगा। सब चीज बताने के बावजूद भी अगर आप ये चीज करते हो तो फिर गलत है ना, गड़बड़ है। बस वो उतनी सी बात बोल रहा हूँ। यदि फिर भी आपको लगता है कि मैं गलत हूं तो भाई फिर आपका हुक्म सर आंखों पर सरकार, फिर उसमें हम ज्यादा कुछ कर नहीं सकते बेटा। मुझे ऐसा जेन्युइनली लगता है कि कल थोड़ी सी और मैच्योरिटी आप दिखा सकते थे, ऐसा मुझे लगता है। अब बेटा जी मैं आपको इधर और एक क्वेश्चन एक करा रहा हूं, जरा ध्यान से देखो।
क्योंकि अभी आज किसी को अच्छा नहीं लग रहा, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है कि आप मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर रहे हो हर रोज जैसे करते हो वैसे। आज चुपचाप आराम से ध्यान से बैठे हो, बट ये मेरा मकसद नहीं था। दिस वॉज नॉट वॉट आई वॉन्टेड। अब तो मतलब क्या है कि बैच खत्म होने को है और शायद ये आज लास्ट सेकंड लेक्चर है, और जब लास्ट सेकंड लेक्चर है और उसके बाद में कि मतलब मैं भी एकदम खट्टे दिल से जाऊंगा, आप भी खट्टे दिल से जाओगे, ये उचित नहीं है। मतलब मेरा ये मकसद कभी नहीं था। बट मुझे ऐसा लगता है कि यार कल बहुत इजीली मैनेज की जा सकती थी चीजें, जबरदस्ती उकसाया गया है। सामने वाला आदमी शांत था, उसको जबरदस्ती उकसाया गया, मुझे ऐसा लगता है। ये देखो बेटा जी, ये वाला इलेस्ट्रेशन अभी आपको समझना है, तो मैं आपको क्या बोल रहा हूं जरा ध्यान से देखो। एचडीएफसी लिमिटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से कर लेना क्योंकि एग्जाम में आ सकता है। एचडीएफसी लिमिटेड इश्यूज 2,12% डिबेंचर्स of rupees 10 each at 9.40 on 1st Jan 2020. Under the terms of the issue, 1/5 of the debentures are annually redeemable by drawings. Okay. और उस केस में द फर्स्ट रिडम्पशन ऑकरिंग ऑन 31 December 2020, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट टू बी रिटर्न ऑफ फ्रॉम द ईयर 2020 टू 2024। सो बेटा जी मैं पूछूंगा फर्स्ट ईयर में लाइफ कितनी है, 5 साल, क्योंकि ये कितने साल के लिए बोला है, 1/5 ना। तो पहले साल लाइफ है 5, 4, 3, 2, 1। बट इसको रट्टा मारने की जगह पे मैं आपको सीधा सिंपल तरीका बताऊंगा। इसका रेशियो क्या है कि बेटा जी पहले जो डिबेंचर आउटस्टैंडिंग थे वो 2 लाख इंटू 10, मतलब कितना बेटा जी 20 लाख आउटस्टैंडिंग थे। फिर नेक्स्ट ईयर 1/5 उसका कर दिया, तो बेटा जी 1/5 कितना आएगा 4 लाख, तो नेक्स्ट ईयर आएगा 16 लाख। और अगर आप इसका भी रेशियो निकालोगे 20 लाख, 16 लाख, 12 लाख, 8 लाख, 4 लाख, तो भी आपका आंसर आएगा। और वही चीज मैं आपको इधर बता रहा हूं, 5, 4, 3, 2, 1। और बेटा जी वही डिस्काउंट को हमने बांट दिया। देखो ये वाली जो चीज है ना, बच्चा याद करके चला जाता है सम ऑफ डिजिट, बट डिवेंचर आउटस्टैंडिंग बिफोर रिडम्पशन कितना है। सो 20 लाख, 16 लाख, 12 लाख, 8 लाख और 4 लाख। और ये इसलिए किया क्योंकि हम कुछ नहीं बांट रहे, हम हमारे इंटरेस्ट को बांट रहे हैं। और वो इंटरेस्ट कितना है राजा बेटा जी, 1,20,000। सर 1,20,000 कैसा है? सो बेटा जी 2 लाख मल्टीप्लाइड बाय 0.6, तो ये आएगा 1,20,000 हमारा लॉस ऑन इशू या डिस्काउंट ऑन इशू। और इस डिस्काउंट को आप इस तरीके से बांटोगे 40, 32, 24, 16, 8,000 एंड इट इज 1,20,000। जल्दी से मुझे बता दीजिए क्या ये चीज समझ में आ गई क्या? यदि समझ में आ गई तो फिर मैं आपको आगे लिए चलूंगा। आशा करता हूं कि आपको सम ऑफ डिजिट मेथड और ये वाला मेथड भी समझ में आ गया है, राइट? तो ये केस स्टडी नंबर 2 के बेसिस पर है, बट इसका सबसे सिंपल तरीका क्या है पता है क्या? कि ये यहां पर 20, 16, 12 लाख और इस तरीके से लिखिए। चलो अगर आपको समझ में आया होगा तो मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता हूं कि बेटा जी मान लो हमारे डिबेंचर 20 लाख है, पहले साल के एंड में हमने रिडीम किया 3 लाख, फिर हमने रिडीम किया 5 लाख, फिर हमने रिडीम किया 2 लाख, राइट? और फिर हमने रिडीम किया 10 लाख। तो मैं आप सभी लोगों से पूछना चाहता हूं कि हमारा रेशो क्या बनेगा? अगर आपको सही में समझ में आए तो मुझे देख के बताओ। ये मैंने जो इधर लिख कर दिया वो रिडम्पशन लिख कर दिया, पहले साल के अंत में रिडीम हुआ 3 लाख, फिर रिडीम हुआ 5 लाख, फिर रिडीम हुआ 2 लाख और फिर रिडीम हुआ 10 लाख। अगर आपको ये समझ में आया तो मुझे इसका आंसर बताइए कि क्या रेशो बनेगा आपका। अगर जेन्युइनली समझ में आया, अगर मैं एग्जामिनर रहूंगा तो मैं ऐसा पूछूंगा कि द डिवेंचर वुड बी रिडीम्ड लाइक दिस एज फॉलोज: 3 लाख एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, 5 लाख एट द एंड ऑफ द सेकंड ईयर, 2 लाख एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर एंड 10 लाख एट द एंड ऑफ द फोर्थ ईयर। अब इसका आंसर मुझे बताइए कि क्या रेशो आना चाहिए। मैं रेशो के इंतजार में। जिए तो जिए कैसे बिन आपके। जल्दी से आंसर लिखो रे नलायको।
श्याम पटेल बोल रहे 20:3:5:2:10। मुझे लगता है उत्तर गलत है ये। श्याम पटेल बाबा उत्तर गलत है, बकवास आंसर है, बकवास। गधेड़े हो गधेड़े, एक नंबर के। बिल्कुल ध्यान नहीं है क्लास में, बिल्कुल ध्यान नहीं है। एंड दिस इज ऑल रॉन्ग आंसर। आई एम स्टिल वेटिंग फॉर द राइट आंसर टू कम अप। कोई इतना गलत कैसे हो सकता है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। हाँ, इसने राशि जैन ने बताया 20, 17, 12, 10 एंड आई थिंक दैट आंसर इज राइट। बट तुमने उसके अंदर आगे 1 क्यों जोड़ा मुझे नहीं पता। तो ये जो राशि जैन है ना, ये राशि है। राशि क्या तूने रसोड़े में से क्या, रसोड़े में कौन था? राशि। तुम्हारा आंसर बिल्कुल सही जवाब। और रोहित गुप्ता तुम्हारा भी आंसर बिल्कुल सही जवाब। जय साहब आपका आंसर भी बिल्कुल सही जवाब। आदित्य बकवास आंसर। तो इसका राइट आंसर ये है बेटा जी, शुरुआत में डिबेंचर आउटस्टैंडिंग थे 20 लाख। सो ईयर 1 के लिए 20 लाख, ईयर 2 के लिए बेटा जी 17 लाख, ईयर 3 के लिए राजा बेटा जी 5 लाख का। ईयर 1 में 20 लाख, ईयर 1 में 20 लाख, फिर 3 लाख रुपए का पेमेंट हो गया, तो फिर हुआ 17 लाख। ईयर ये ईयर 1 हुआ, ये ईयर 2 हुआ, 5 लाख का पेमेंट हो गया, तो ये बेटा 4 लाख। और ईयर 4 में आपका आएगा हाउ मच? 10 लैक्स। और बेटा जी ईयर 5 में 0, क्योंकि अभी हमारा कोई भी बैलेंस बाकी नहीं रहा। तो कुल मिलाकर अगर आप ये नंबर लाइन देखेंगे तो शुरुआत में हमारा कितना था? 10 लाख का लोन था क्या? सॉरी, शुरुआत में 20 लाख का लोन था, राइट। और फिर एक पहले वाले साल में एंड में मैंने पेमेंट कर दिया। कितना पेमेंट कर दिया बेटा जी? 3 लाख का पेमेंट किया, तो मेरा बैलेंस रहा 17 लाख। फिर राजा बेटा जी मैंने पेमेंट किया कितने का? 5 लाख का। सो 5 लाख का पेमेंट किया तो मेरा बैलेंस रहा बेटा जी 12 लाख। फिर राजा बेटा जी मैंने पेमेंट किया 2 लाख का, तो मेरा बैलेंस रहा 10 लाख। और फिर राजा बेटा जी मैंने पेमेंट किया 10 लाख का, तो मेरा बैलेंस रहा 0। सो इधर रेशियो जो बनेगा 20:17:12:10, इट इज एज सिंपल एज दैट, और 0। और ये आपका आंसर बिल्कुल सही। लास्ट में बच्चों ने आंसर सही दिया, बट गधेड़े बच्चे शुरुआत से आप जो आंसर्स दे रहे थे दे वर ऑल शिट, और आप ध्यान नहीं दे रहे हो, ये इससे पता चलता है। तो इसका रेशियो आएगा 20:17:12:10 एंड दिस इज द राइट आंसर। मतलब जितना अमाउंट आपका आउटस्टैंडिंग है एट द बिगिनिंग, वो वाली अमाउंट निकालकर आप उसका रेशियो निकाल लीजिएगा, ठीक है। आशा करता हूं कि ये बात आपको समझ में आ गई। अब ये समझ में आ गई है तो हम अगले लेवल पर बढ़ते हैं बेटा जी। और ये वाली चीज है, हेडिंग लिखिए, इसके हेडिंग लिखिए क्या? डिबेंचर इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। डिबेंचर issued for consideration other than cash. Debentures issued for consideration other than cash. बेटा मुझे एक बात बताओ, क्या हमारा गोल्ड कोई एसेट नहीं है क्या? गोल्ड भी एसेट है, लैंड एंड बिल्डिंग भी एसेट है, फिक्स्ड एसेट भी एसेट है। सो बेटा जी अभी तक हम एंट्री क्या कर रहे थे? कैश टू डिबेंचर। बट बेटा जी ये एंट्री ऐसे भी तो हो सकती है, फिक्स्ड एसेट टू डिबेंचर। मतलब बेटा जी हमने फिक्स्ड एसेट एक्वायर की और उसको दिया डिबेंचर, मतलब हमने लाइबिलिटी दी उसको, मतलब हमने लाइबिलिटी स्वीकार की और हमने फिक्स्ड एसेट बाय की। अब फिक्स्ड एसेट की अगर आप बात करेंगे तो ये आता है एज पर AS 10 PPE, और आपका डेप्रिसिएशन टॉपिक में हो गया। इसकी कॉस्ट कभी भी चेंज नहीं होगी, इसकी कॉस्ट कभी भी चेंज नहीं होगी, एग्रीड। बट जो डिबेंचर इश्यू होने वाला है, तो मैं आपको बताता हूं कि मान लो आपने फिक्स्ड एसेट बाय की कितने में? 5 लाख रुपए में, एग्रीड। और आप उसको डिबेंचर इश्यू कर रहे हो, राइट, एट पार 100 रुपीज में, या आप उसको डिबेंचर इशू कर रहे हो एट प्रीमियम 125 में, या आप उसको इशू कर रहे हो एट डिस्काउंट ₹75 में, राइट। एक सेकेंड, 80 करता हूं इधर, या आप उसको इशू कर रहे हो 80 में, राइट। तो ये बात हुई।
अब बेटा जी मैं इसकी एंट्री एकदम सरल तरीके से आपको बता देता हूं, इसकी एंट्री कैसे होगी, जरा ध्यान से देखना बेटा। फिक्स्ड असेट अपनी वैल्यू कभी भी नहीं छोड़ता, वो 5 लाख रहेगा। टू डैश परसेंटेज डिवेंचर्स, कैन आई नॉट से 5 लाख। और यदि आपको नंबर्स चाहिए, कितने नंबर्स इशू है, एकदम सिंपल है बेटा जी, मेरा 5 लाख मुझे लेना पड़ेगा, डिवाइड बाय 100, इट इज पार वैल्यू 100 है और इशू प्राइस भी कितनी है, 100 है। इधर पार वैल्यू फेस वैल्यू कितनी है, 100 है, और इधर फेस वैल्यू कितनी है, 100 है, और ये जो है इशू प्राइस है, और ये 125 भी इशू प्राइस है। अब इधर देखिए एंट्री, ये 5 लाख डिवाइड बाय 100 अगर हम करेंगे, सो 5 लाख डिवाइड बाय 100 इट विल टर्न आउट टू हाउ मच, 5000 नंबर्स, 5000 नंबर्स। दूसरे वाले केस में देख लेते हम, फिक्स्ड असेट अकाउंट डेबिट, ये 5 लाख कभी अपनी वैल्यू नहीं छोड़ेगा। सो अब बेटा जी मुझे नंबर्स निकालना है, तो बेटा जी मैं नंबर्स कैसे निकालूंगा, मैं करूंगा 5 लाख सो मैं क्या करूंगा, मैं लूंगा 5 लाख डिवाइड बाय आई शैल डू 125। सो बेटा जी 5 लाख डिवाइड बाय 125, सो कितना आ जाएगा क्वांटिटी, 4000। बेटा मेरा लॉजिक एकदम सिंपल है, 2 डैश परसेंटेज डिवेंचर्स, मैं लिखूंगा 4000 जो क्वांटिटी नीचे आई है इंटू 100, इट विल टर्न आउट टू 4 लाख, और बचा हुआ रकम मैं लिखूंगा सिक्योरिटीज प्रीमियम, अगर आप चाहते हो तो 4000 इंटू मैं लिखूंगा 25 एंड इट विल टर्न आउट टू 1 लाख सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो कुल मिलाकर क्या, फिक्स्ड एसेट की वैल्यू को हमने चेंज नहीं किया, हमने नंबर निकाला, और नंबर निकालने के लिए हमेशा फॉर्मूला है डिवाइड बाय आईपी, आई रिपीट डिवाइड बाय आईपी। सो 5 लाख डिवाइड बाय आईपी इज हाउ मच इज द आईपी, 125। सो 5 लाख को मैंने 125 से डिवाइड किया तो मुझे निकला क्वांटिटी 4000। अब बेटा जी डिवेंचर क्वांटिटी 4000 और डिवेंचर में कितना जाता है, फेस वैल्यू। सो कैन आई नॉट से, मैंने इधर लिखा कि भाई 2 डैश परसेंटेज डिवेंचर 4000 into 100 वो आया 4 लाख एंड 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम इट केम अप टू 1 लाख। इस केस में एंट्री कैसे होगी, फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट। मैंने कहा भाई जी फिक्स्ड एसेट अपनी वैल्यू कभी चेंज नहीं करता, मुझे नंबर्स चाहिए, तो नंबर्स के लिए मैं क्या करूंगा, 5 लाख डिवाइड बाय क्या करना है, 80। सो बेटा जी मैं करूंगा 5 लाख डिवाइड बाय 80। सो कैन आई नॉट से इट इज 6250। सो 2 डैश परसेंटेज डिवेंचर आई से 6250 इंटू 100, सो मैं बताऊंगा 6,25,000। बेटा जी अब बैलेंसिंग फिगर कहां पे आ रहा है, डेबिट में बैलेंसिंग फिगर आ रहा है, डेबिट में आ रहा है तो सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं है, वो क्या है, डिस्काउंट ऑन इशू। और डिस्काउंट ऑन इशू कितना है बेटा जी, डिस्काउंट ऑन इशू कैन आई नॉट राइट डाउन, इट विल बी इक्वल टू 1.25 लाख। आशा करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आई। तो इधर गेम किस पर खेला बेटा जी, मैंने गेम सिंपल खेला कि बेटा जी हमेशा डिवाइड बाय आईपी कर क्वांटिटी निकाल दो, फिक्स्ड एसेट की कॉस्ट को चेंज मत करो, फिक्स्ड एसेट विल रिमेन एज इट इज। 2 डैश परसेंटेज डिवेंचर्स क्वांटिटी इन द फेस वैल्यू, बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट में तो सिक्योरिटीज प्रीमियम, बैलेंसिंग फिगर डेबिट में तो डिस्काउंट आएगा। ये इस तरीके से एंट्री करते हैं। तो जल्दी से मुझे इत्तला करिएगा कि क्या आपके जहन में ये बात पहुंच गई है क्या, मैं आपके आंसर के लिए वेट कर रहा हूं, तो जल्दी से मुझे बताइए कि क्या आपको ये चीज समझ में आ गई है क्या। आई एम स्टिल वेटिंग फॉर योर आंसर। ओके तो बेटा जी लिखकर भी ले लीजिए, वंस यू हैव डन दिस यू कैन राइट इट डाउन एज वेल। तो स्टेप नंबर 1 क्या है कि डिवाइड बाय द आईपी, गेट द क्वांटिटी, वंस यू गेट द क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय द फेस वैल्यू। फिक्स्ड एसेट अपनी कॉस्ट को कभी नहीं चेंज करता क्योंकि वो AS10 के हिसाब से या डेप्रिसिएशन टॉपिक के हिसाब से काम करता है, एंड यू विल गेट द आंसर इमीडिएटली। डन, ये लिखकर हो जाने के बाद में एक बार बता देना, डन कर देना, सो दैट वी कैन गो अहेड। लिखकर हो जाने के बाद में बता दियो।
ऑलराइट, परफेक्ट, लेट्स गो ऑन। तो मुझे बताओ, ये विजय माल्या को जेल में क्यों डाला? विजय माल्या को जेल में क्यों डाला? विजय माल्या, वाई जेल? या उसको हम इंडिया में क्यों बुला रहे? तुम बोलोगे सर जेल में तो नहीं, ठीक है, बट विजय माल्या ने किया क्या? किंगफिशर कैलेंडर बना इसलिए डाल रहे, क्यों डाल रहे? विजय माल्या फ्रॉड। सो विजय माल्या ने क्या केस स्टडी किया? तो मैं आपके सामने ये प्रस्तुत करता हूं, विजय माल्या जी जो इतना बड़ा आदमी, डॉन आदमी। देखो, हैव यू हर्ड अबाउट द नेम किंगफिशर? यस, यू मे हैव हर्ड द नेम ऑफ द किंगफिशर बिकॉज ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट नेम ऑफ द बियर। और अगर सुने हो पांडे जी तो बहुत गलत चीज है, अगर बियर के लिए सुने हो तो, राइट? तो तुमने बताया लोन रिपेमेंट नहीं कर पाया। तो किंगफिशर ओन्स बाय यूनाइटेड स्पिरिट, विजय माल्या इज द चेयरमैन ऑफ द यूनाइटेड स्पिरिट। माल्या ओव्स 9,000 crore फ्रॉम द 17 इंडियन बैंक एंड इज एक्यूज्ड ऑफ फ्रॉड एंड मनी लॉन्ड्रिंग केसेस इन द कंट्री, राइट? तो बेटा जी वो क्या हो रहा है कि उस बंदे ने बैंकों से पैसे लिए और फुर्र करके भाग गया। तो मुझे बताओ, ऐसा तुम्हारे केस में ऐसा कोई होता है क्या कि तुमने तुम्हारे दोस्त से किसी से पैसे लिए और पैसे लेने के बाद में तुमने पैसे दिए नहीं, आपके दोस्त ने पैसे नहीं दिए, तो तुम अगर उसका केस करते हो तो क्या वो देश छोड़ के भाग जाएगा या सिटी छोड़ के भाग जाएगा या अपना घर छोड़ के भाग जाएगा या बिंदास रहता है? क्योंकि मेरे लाइफ में रूल मैंने थोड़ा सा अलग देखा है। मेरे लाइफ में मैं ऐसा देखता हूं कि भाई जी कि कोई नहीं भागता यार, सब लोग इधर के इधर ही रहते हैं। मतलब मेरे मान लो मैंने किसी को पैसे दिए और मैं उससे पैसे मांग रहा हूं, नहीं दे रहा है, मैं बोल रहा हूं यार दे यार, मैं तेरी कंप्लेन कर दूंगा, फिर भी नहीं भागता है। मैं उसको बहुत डराता हूं, मैं चिल्ला के बोलता हूं तो भी नहीं भागता है। तो राजा बेटा जी वो तो नहीं भागता, फिर विजय माल्या क्यों भागा? या फॉर दैट मैटर सुब्रत राय सहारा को क्यों जेल हो गई? ऐसे कई सारे लोग हैं जिनको कंपनीज में फ्रॉड करने की वजह से जेल हो गई। तो आपको हमारे श्री हर्षद बाबू ने एक कहानी सुनाई होगी, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स। मतलब जब ये बहुत सारे लोग इधर पैसा कमाते हैं और ये लोग अपना पैसा लगाते हैं किसके अंदर? कंपनी के अंदर। और कंपनी क्या करती है कि कंपनी यहां पर लाखों लोगों को जॉब देती है, राइट? अगर ये लोग अपना पैसा अपने पास ही रखेंगे, जैसे कि मान लो छोटे कंट्रीज में जो डेवलप्ड कंट्रीज नहीं है, अगर वो पैसे अपने पास ही रखेंगे क्योंकि उनको भरोसा नहीं है कंपनी पर, तो बेटा जी जॉब जनरेट नहीं होते। बट यहां पर कंपनी जॉब देती है, कंपनी गवर्नमेंट को टैक्सेशन देती है, कंपनी भारत की प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाती है। कंपनीज बनने से, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग करने से हमारे देश की उन्नति होती है, ग्रोथ होती है, राइट? बट अगर मान लो हम पैसा कमाकर अगर हम हमारे घर में ही रख दे, कोई बहुत ज्यादा करोड़पति राजा महाराजाओं का जमाना था, वो पैसा कमाते थे, लोगों से कलेक्ट करते थे और पैसा घर में ही रखते थे, तो उस केस में कभी भी हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी में बदलाव नहीं आता था, जो लोग जैसे थे वैसे ही जिया करते थे। बट इस केस में अगर आप देखेंगे तो कंपनी को जब पैसा मिलता है तो कंपनी उससे सोना उगलती है। इट कैन क्रिएट वैल्यू फॉर ऑल द इंडियंस। यू लुक एट इन्फोसिस, यू लुक एट टीसीएस, यू लुक एट टेक महिंद्रा, यू लुक एट रिलायंस इंडस्ट्रीज, यू लुक एट this various other companies which have generating lots of revenue for the government. They are providing jobs and all. Suppose मान लो एक व्यक्ति जो कंपनी को पैसा देता है, राइट? ये लोग पैसा देते हैं और इस कंपनी का फ्रॉड करते, कोई तो जानबूझकर, ना देखो गलती हो गई या कुछ प्रॉब्लम हो गई कंपनी में, जेन्युइनली लॉस हो, वो बात समझ सकते हैं। बट कोई फ्रॉड कर अगर ये पैसा लेकर भाग जाता है तो गवर्नमेंट इज वेरी स्ट्रिक्ट। गवर्नमेंट बोलते हैं यन्ना रास्कला आई एम वेरी स्ट्रिक्ट, क्योंकि तू क्या कर रहा है, मेरे देश की तरक्की को रोक रहा है, क्योंकि तू गंदगी कर रहा है, राइट? तू गंदगी करेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी में गंदगी होती कि वो लोन रीपे नहीं करते, तो पब्लिक ऐसा नहीं सोचती कि उस कंपनी ने रीपे नहीं किया। पब्लिक क्या बोलती कि नहीं भाई सारी कंपनियां ऐसी बेकार है, मेरे तो पैसे डूब गए, मैं पैसे नहीं कर। उससे नेगेटिविटी फैलती है भारत में, और जब नेगेटिविटी फैलती है तो पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिंग देयर मनी इनटू द कंपनीज। यस और नो? तुम भी मुझे बताओ कि कभी आपके साथ में ऐसा हुआ है क्या कि जब कभी भी कोई एक व्यक्ति आपसे पैसा मांगता है, करप्शन करता है, पुलिस या फिर कोई पॉलिटिशियन या कोई भी, तो तुम क्या बोलते कि साला पूरा का पूरा कौम बर्बाद है, ये पूरे के पूरे लोग पैसे खाते हैं साले नालायक, नहीं इनको बिल्कुल इज्जत नहीं मिलनी चाहिए। तो ऐसे सोचते हो कि नहीं सोचते? वैसे ही बेटा जी पूरा का पूरा मार्केट सेंटिमेंट खराब हो जाता है कि एक कंपनी में भी अगर ये डिफॉल्ट या फ्रॉड होता है तो कंपनीज एक्ट, गवर्नमेंट इज वेरी स्ट्रिक्ट इफ देयर आर फ्रॉड्स इन कंपनीज, क्योंकि इसके वजह से क्या होता है कि भारत की मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग को बहुत बड़ी चोट लगती है। यूएस आज इतना बड़ा कंट्री है या यूएस इतनी रिच कंट्री है, it is not because of just government, it is because of the private sector, or it is because of the sectors of the companies which are earning money for them, they are providing job opportunities, they are providing best of the product, right? तो government
का रोल ज्यादा विशेष बड़ा नहीं है, बट वहां के लोग जो काम करते हैं उसका रोल बहुत बड़ा है। और वो इसलिए कर पाते हैं क्योंकि लोगों को वहां पर कंपनीज पर भरोसा है और उनको ऐसा लगता है कि कंपनी हमारा पैसा लेकर नहीं भागेगी और वो अपने नाम पर टिकी रहेगी। तो आशा करता हूं कि आपको ये बात समझ में आई। तो बेटा जी, अब कंपनीज एक्ट का रूल क्या है? फॉर एग्जाम्पल ये व्यक्ति है, राइट, इस व्यक्ति ने कंपनी के डिवेंचर लिए, कंपनी के डिवेंचर लिए, राइट, मतलब कंपनी के बुक्स में लोन है और इसने ये डिवेंचर लेकर बैठ गया कंपनी के। अगर कल को कंपनी डिफॉल्ट करती है इंटरेस्ट में या कंपनी डिफॉल्ट करती है प्रिंसिपल के रीपेमेंट में डिफॉल्ट करती है, तो उस केस में मैं आपको एकदम क्लियरली बता दूं कि राजा बेटा जी, ये व्यक्ति आरओसी के पास पहुंच सकता है, रजिस्टर ऑफ कंपनी, की ये कंपनी मेरे पैसे का रिपेमेंट नहीं कर रही है, ये नालायक कंपनी मेरा पैसा रिपेमेंट नहीं कर रही, ना मुझे इंटरेस्ट दे रही, ना मुझे प्रिंसिपल अमाउंट रिपेमेंट कर रही है, तो इस कंपनी को बोलो मुझे रिपेमेंट करे। और अगर ये रिपेमेंट ना करे तो इस कंपनी को क्लोज भी किया जा सकता है, इस कंपनी को लिक्विडेट भी किया जा सकता है। और इससे प्रमोटर लोग बहुत डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि बेटा जी, अगर कंपनी क्लोज हो जाएगी, कंपनी की अगर बदनामी हो जाएगी तो उनके शेयर की वैल्यू भी कम हो जाएगी, कंपनी अगर क्लोज हो जाएगी तो उनके शेयर की वैल्यू भी कम हो जाएगी। तो बहुत डरते हैं ऐसे। तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अगर तुम्हारे पास कोई डिवेंचर है और अगर तुम्हारा पेमेंट नहीं हुआ और तुम आरओसी के पास पहुंच गए, आरओसी ये कंपनी मुझे पैसे नहीं दे रही है, आप मेरा कुछ करिए, तो बेटा जी उस केस में आरओसी में अभी आपको समझाने के लिए सिर्फ बोल रहा हूं, बट देयर आर अदर एंटिटीज, अदर अथॉरिटीज जो उसको बोलेगी कि भाई ये कंपनी या तो तू पैसा पेमेंट कर या हम तुझे ताला लगाने का काम करने का काम करेंगे, तुझे बंद कर देंगे। और इससे प्रमोटर बहुत डरता है। प्रमोटर क्यों डरता है? प्रमोटर मतलब जिस व्यक्ति ने कंपनी बनाई, क्योंकि अगर उसकी कंपनी को बंद कर दिया जाएगा तो पूरा का पूरा नुकसान है। तो एक एग्जाम्पल देखते हैं, ओयो रूम्स। ओयो रूम्स एक कंपनी है। मान लो ओयो रूम्स ने बहुत अलग अलग लोगों से लोन लिया लोन, यस। अब मान लो कल को ये लोन का रिपेमेंट नहीं कर रहे, मतलब उन्होंने डिबेंचर्स इशू किए थे, वो डिबेंचर्स का रीपेमेंट टाइम पर नहीं कर रहे, तो हम क्या करेंगे? हम पहुंच जाएंगे भाई जी लिक्विडेशन बोर्ड के पास, राइट, और उनको बोलेंगे इंसॉल्वेंसी बोर्ड को, अरे भाई ये पैसा नहीं दे रहा है मेरा, तो उसको बोलेंगे चलो इसको बंद करो। फिर बंद करेंगे तो नुकसान तुम्हारा तो हो रहा है, बट ओनर का भी तो नुकसान हो रहा है। ओनर अब कंपनी कंटिन्यू नहीं कर पा रहा है। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए मैं आपको बताता हूं कि बैंक इस पूरी की पूरी चीज को एक चाल के तौर पर यूज करती है, राइट। आशा करता हूं कि ये बात समझ में आई आपको। जल्दी से मुझे बताइए कि क्या ये बात समझ में आई क्या नहीं आई, कि जो मैं अभी आपको बताया वो कंपनीज एक्ट के हिसाब से प्रोविजन बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, ऐसा मैंने बताया। तो अब मैं आपको बता रहा हूं कि एक कंपनी है, इसको पैसे की सख्त जरूरत है, राइट। तो एक बैंक को अप्रोच करती है, तो बैंक बोलती है ठीक है कितने रुपए चाहिए, तो ये बैंक कंपनी को दे देती है 1 करोड़ रुपए, राइट। कंपनी एंट्री कर देती है बेटा जी कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट 1 करोड़, ठीक है। ये एकदम प्लेन वैनिला एंट्री। बट ये बैंक क्या बोलती है कि मुझे कुछ तो सिक्योरिटी चाहिए। आई रिपीट, मुझे कुछ तो सिक्योरिटी चाहिए कि तू कहीं पर भी भाग कर नहीं जाएगा, तू मेरे पूरे पैसे देगा, मुझे सिक्योरिटी चाहिए। सो बैंक को क्या बोला जाता है कि वाई डोंट, बैंक क्या बोलता है मुझे सिक्योरिटी चाहिए। सो बैंक क्या बोलता है कि मैं तेरे नाम का, मतलब तू मुझे काम कर, तू तेरे डिबेंचर इशू कर। सो ये कंपनी बैंक को चुपके चुपके एक लेटर लिख कर देती है, डिबेंचर इशू कर देती। प्लीज समझने की कोशिश करो, डिबेंचर इशू नहीं किया, ये ऐसे लिख कर दिया एज अ सिक्योरिटी कि ऐसा बोला जाता है कि कंपनी बोलती है कि मैंने आपको डिबेंचर दिए कितने रुपए के, अराउंड 1.5 CR, राइट, एट द रेट ऑफ 18%। ये ऐसे लिख कर दे दिया और ये एक्चुअली था एट द रेट ऑफ 12%। तो ट्रांजैक्शन एक्चुअली ये है, बट बेटा जी बैंक खुद को सेफ साइड करने में क्या लिखा कर लेती है सामने वाले कंपनी से कि तुम ऐसा लिख कर दो मुझे, या ऐसा मुझे एक डिबेंचर सर्टिफिकेट बना कर दो कि तुमने मुझे डिबेंचर इशू किए 1.5 करोड़ के और वो 18% है, और हम एक अंडरस्टैंडिंग बना लेंगे कि ये डिबेंचर्स सिर्फ सिक्योरिटी के तौर पर यूज किए जाएंगे। अगर तुमने 1 करोड़ का लोन रीपेमेंट करने में या उसके इंटरेस्ट के रीपेमेंट करने में कभी भी आनाकानी की, कभी भी कुछ कांड किया, तो बैंक बोलती है मैं सीधा पहुंच जाऊंगी वहां पर आरओसी के पास में और उनको बोलूंगी कि सरकार इन्होंने मुझे डिबेंचर इशू किए थे और ये डिबेंचर का रीपेमेंट नहीं कर रहे। बट कब जा सकती है बैंक? जब देयर इज अ डिफॉल्ट इन द ओरिजिनल लोन। ये सिर्फ एक सिक्योरिटी के तौर पर एक चिट्ठी वो लिखा कर ले लेते कि भाई तुमने मुझे डिबेंचर दिए। तुम्हें याद नहीं कि कई बार जब हम किसी व्यक्ति को लोन देते हैं तो उससे चेक लिखवा कर लेते हैं। अब तुम तो छोटे, तुमको क्या पता ही रहेगी ये चीज, बट जनरली ऐसे करके लेते कि लिखवा कर ले लेते हैं कि ये चेक है, और फिर बेटा जी जब आप वो चेक डिपॉजिट नहीं करते हो, ये तुम्हारे पास सिक्योरिटी के तौर पर रहता है कि भाई जी अगर उस सामने वाले आदमी ने टाइम पर पेमेंट नहीं किया तो हम ये चेक डिपॉजिट कर देंगे और उस पर चेक बाउंस का केस डाल देंगे। सेम लॉजिक से इधर
बैंक ने लोन दिया है, बट बैंक अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना चाहती है, प्रोटेक्ट करके रखना चाहती है। सो बैंक उनसे क्या बोलती है कि तुम ऐसे ही चुपके चुपके मुझे डिबेंचर्स दे दो, डिबेंचर्स दे दो 1.5 सीआर के, राइट, 18% के हिसाब से। मतलब जो ओरिजिनल एग्रीमेंट है वो तो अलग हो गया लोन का, बट सिक्योरिटी के तौर पर बैंक के पास एक दस्तावेज आ गया। अब इस दस्तावेज के बेसिस पर बैंक अगर कल को पैसा नहीं पेमेंट किया तो क्या कर देंगे, बैंक चली जाएगी आरओसी के पास में और बोलेगी कि भाई साहब ये मेरा पैसा नहीं दे रहा है, इसे पैसा मांग कर दो। और बेटा जी वो आरओसी बोलेगी कि तुमने तो डिबेंचर इशू किया, पैसा दो। तो प्लीज समझने की कोशिश करो इसकी एंट्री क्या होती है। तो इसकी एंट्री होती है कंपनी के बुक्स में, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डैश परसेंटेज डिबेंचर्स एंड आई विल राइट डाउन 1.5 सीआर। 1.5 सीआर ध्यान रहे ये सिर्फ बुक एंट्री है। आई रिपीट, दिस इज ओनली बुक एंट्री, इट इज कॉल्ड एज कोलैटरल सिक्योरिटी, दिस इज ओनली बुक एंट्री। इस पर कभी भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है। आई रिपीट, इस पर कभी भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाता, इंटरेस्ट नहीं दिया जाता। इंटरेस्ट किस पर दिया जाता है राजा बेटा जी, ओरिजिनल अमाउंट पर इंटरेस्ट दिया जाता है, दूसरे वाले अमाउंट पर इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है। इसकी एंट्री क्या होती है बेटा जी, कैश पब्लिक बैंक ने डिबेंचर सस्पेंस टू डैश परसेंटेज डिबेंचर, एग्रीड। अब बेटा जी ये एंट्री क्या है, ये तो सिर्फ बुक एंट्री है, हम इसका सिर्फ डिस्क्लोजर देते हैं बैलेंस शीट में कुछ इस तरीके से। कई बार हम इधर लिखेंगे बैंक लोन, राइट, बैंक लोन कितना है 1 सीआर है, एक तरीका ये हुआ। और इसके ब्रैकेट में लिखेंगे secured by issue of debenture as collateral security, as collateral security। एक तरीका ये हुआ, तो मतलब हमने बैंक लोन हमारा डिस्क्लोजर दे दिया, भाई जी ये बैंक लोन तो लिया है हमने, बट सिक्योरिटी के तौर पर हमने डिबेंचर इशू करके रख दिया, क्योंकि कल को अगर हम पेमेंट नहीं करेंगे तो ये बैंक पहुंच जाएगी आरओसी के पास और बोलेंगे कि सर जी मेरा डिबेंचर का पैसा पेमेंट नहीं हो रहा है, आप इस कंपनी को बंद करो और मेरा पैसा निकाल के दो। दूसरा तरीका यह है इस एंट्री को दिखाने का कि आप इधर लिखोगे बैंक लोन तो लिखोगे ही लिखोगे, और साथ साथ और एक एंट्री करोगे क्या, डैश परसेंटेज डिबेंचर, राइट, कितना लिखोगे 1.5 सीआर, और आप इधर दिखा सकते हो डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट, या तो असेट साइड में या डिबेंचर में से लेस कर दिखा सकते हो 1.5 सीआर। अभी के लिए मैं फिलहाल के लिए आपको ऐसे दिखा रहा हूं कि बैलेंस शीट असेट साइड में आप डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट बता देते हो। अब बेटा जी ये सिर्फ एक बुक एंट्री है, सिर्फ टू शो दैट कि हमने डिबेंचर भी इशू की है, डिस्क्लोजर तो देना पड़ेगा ना। कल को अगर रीपेमेंट हो जाता है, बैंक लोन का रीपेमेंट हो जाता है, तो आपको सिंपली इस एंट्री को उल्टा कर देना है, डिबेंचर सस्पेंस टू डिबेंचर जो एंट्री थी अब उसकी एंट्री हो जाएगी डैश परसेंटेज डिबेंचर टू डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट। ये बुक एंट्री है, इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, इसका कोई रिडम्पशन वैल्यू नहीं है। अपेक्षा करता हूं कि आप इस बात को समझ गए हो। मुझे देखकर बताइए क्या आपके दिमाग में, जहन में ये बात पहुंच गई है क्या? जल्दी से मुझे बताइए क्या ये बात समझ में आई कि आपको? बेटा जी एक बार एक क्वेश्चन देख लो। X Limited obtains a loan from IDBI Bank of 1 crore, giving a collateral security of 1.5 crore of 10 each, 14% फर्स्ट मॉर्गेज डिबेंचर। बेटा कोलैटरल सिक्योरिटी बता दिया कि आपकी इसकी एंट्री क्या होगी, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डैश परसेंटेज डिबेंचर। अब ये लोन लिया, इसकी एंट्री क्या होगी, कैश ऑब्लिक बैंक टू लोन 1 करोड़ 1 करोड़। सो बेटा जी ये पहली वाली बात तो आपको समझ में आ गई। इन द नोट्स टू अकाउंट पहले हमारा लोन है लॉन्ग टर्म बोरिंग में, सिक्योर्ड लोन हमने लिखा आईडीबीआई लोन, ठीक है। अब इन द ब्रैकेट हम क्या लिखते हैं, कोलैटरली सिक्योर्ड बाय इशू ऑफ 1 करोड़ 50 लाख 14% फर्स्ट मॉर्गेज डिबेंचर। मतलब हमने दिया ना 1.5 करोड़ के डिबेंचर दिया 14%, इस पर कोई इंटरेस्ट पेमेंट नहीं किया जाएगा, इसका कोई रिडम्पशन नहीं होने वाला, ये सिर्फ सिक्योरिटी के तौर पर इशू किया गया। मेथड नंबर 2 में क्या करते हैं हम एंट्री करते हैं डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डैश परसेंटेज डिबेंचर। मतलब एक तरीका क्या हुआ मेथड नंबर 1, जिसके अंदर हम डायरेक्टली इस लोन के यहां पर ही दिखा दे कि भाई जी इसका सिक्योरिटी में के तौर पर हमने डिबेंचर दिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे बुक एंट्री थी। दूसरा तरीका क्या है कि नहीं, हम एक्चुअली एंट्री करेंगे डिबेंचर सस्पेंस टू डैश परसेंटेज डिबेंचर। इसका प्रेजेंटेशन कैसे होता है जरा ध्यान से देखिए। इधर लॉन्ग टर्म बोरिंग तो दिखाई हमने, राइट,
अभी इधर लॉन्ग टर्म बोरिंग, और उसके साथ साथ अगर आप यहां पर देखेंगे सो मेरा सिक्योर्ड लोन दिखेगा आईडीबीआई लोन 1 करोड़ और 14% फर्स्ट मॉर्गेज डिवेंचर 1 करोड़ 50 लाख। सो अब मेरा लाइबिलिटी 2 करोड़ 50 लाख दिख रहा है, और अदर नॉन करंट असेट मतलब असेट साइड में मैं दिखाऊंगा डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट 1 करोड़ 50 लाख। यदि आप थोड़ा सा ध्यान देंगे इधर, सो देखो मैंने भी ऐसे ही दिखाया था, बैंक लोन तो 1 करोड़ का 1 करोड़ है, राइट। सो एक है 1 करोड़ के नीचे लिख दो कि भाई हमने कोलैटरल सिक्योरिटी इशू किया है। दूसरा क्या है कि 1 करोड़ लिखो, डिबेंचर भी सेपरेटली लिखो, और डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट असेट साइड में लिखो। तो उन्होंने वही तो चीज की है बेटा जी। उन्होंने क्या किया, लाइबिलिटी साइड में उन्होंने बोरिंग्स बता दी 2 करोड़ 50 लाख, मतलब इसका ब्रेकअप है 1 करोड़ और 1.5 CR, एग्रीड। और यही चीज उन्होंने नॉन करंट असेट में दिखा दी है बेटा जी, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट 1 करोड़ 50 लाख। सर ये 1 करोड़ क्या है, ये 1 करोड़ बेटा जी अपनी जो फर्स्ट ओरिजिनल लोन लिया था उसके लिए आपको कैश मिली थी ना, वो कैश दिखाई है 1 करोड़ की, और ये बेटा जी हमने यहां पर दिखाया डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट। तो जब आप इसका नीचे ब्रेकअप देखते हो तो आपको इधर देखने को मिलता है कि ये डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट बोलकर दिखाया 1 करोड़ 50 लाख। मैं आप सभी बच्चों से एक विनती करना चाहता हूं, राजा बेटा जी प्लीज कंपनी फाइनल अकाउंट का क्या बोलते हैं उसको, जो फॉर्मेट है वो प्लीज रिवाइज करके जाना, और कंपनी फाइनल अकाउंट का फॉर्मेट आपको आना चाहिए, ऐसा मैं अज्यूम कर चल रहा हूं, आपको आना चाहिए, राइट। अब बेटा स्टूडेंट शुड नोट दैट मेथड 1 इज मच मोर लॉजिकल फ्रॉम द अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज देयरफॉर इट इज एडवाइजेबल टू फॉलो मेथड नंबर 1। अब मेथड नंबर 1 में क्या करते हैं, हम एंट्री नहीं करते, हम सिर्फ ब्रैकेट में लिख देते हैं डिबेंचर आर इश्यूड फॉर सो एंड सो कंसिडरेशन। आई रिपीट, डिबेंचर्स आर इश्यूड फॉर सो एंड सो कंसिडरेशन, ये हम लिख देते हैं एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी। मुझे जल्दी से बताइए क्या ये बात समझ में आई क्या, नहीं तो फिर हम दोबारा इसको देखने की कोशिश करेंगे। जल्दी से बताइए मुझे ये बात समझ में आई क्या नहीं आई। और क्वेश्चन नंबर 2 के पास आ जाइए, जल्दी से मुझे बताइए क्या ये चीज समझ में आई क्या नहीं आई। आज तुम्हें पढ़ने में तो बहुत मजा आ रहा होगा, आज बिल्कुल मस्ती नहीं कुछ नहीं, आज अच्छा लग रहा होगा, है ना। नलाई को अच्छा नहीं लग रहा मेरे को तो आज पढ़ाने में, मेरे को ऐसा लग रहा है मैं अकेला ही बड़बड़ कर रहा है। चलो पढ़ लेते अभी क्या है। रिया लिमिटेड इशूड 20,000 14% डिवेंचर्स ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ रुपीज 1 करोड़। अब बेटा जी नॉमिनल वैल्यू कितनी है इसकी, तो 1 करोड़ है, ठीक है। एज फॉलोज, टू सन्ड्री पर्सन फॉर कैश एट 90% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ रुपीज 50 लाख। तो जरा ध्यान से देखो, मुझे कैश के लिए डिवेंचर मिले, तो बेटा जी कैश मैंने कितने इशू किया 90% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू, तो कैन आई नॉट से 50 लाख इंटू 90% 45 लाख रुपीज मिले मुझे, और डिस्काउंट आएगा 5 लाख, टू 14% डिबेंचर्स मेरा आ जाएगा 50 लाख, और ये क्वांटिटी कितना आ जाएगा राजा बेटा जी, तो कैन आई नॉट से 1 करोड़ के लिए 20,000 डिबेंचर है, सो कैन आई नॉट से 1 करोड़ डिवाइड बाय 20,000, तो पर की वैल्यू कितनी है 50 है क्या, डिवाइड बाय 20, एक की वैल्यू है 500, राइट। और 500 बेटा जी हमने इसका डिस्काउंट ले लिया कितना राजा बेटा जी 10% डिस्काउंट, मतलब 50 रुपए के डिस्काउंट पर। अब मैं 50 लाख डिवाइड बाय 500, तो कितना क्वांटिटी आ जाएगा, तो बेटा जी ये आंसर आया मेरा 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 500, और ऊपर वाला अमाउंट आ गया 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 45। आशा करता हूं कि ये बात समझ में आई। सर आज सब थोड़े डबे है सर, हमें सुबह से बत्ती मिल रही, क्योंकि और किसने किसने बत्ती दी है, किसने और बत्ती दी है, सब सुना रहे इसलिए कौन कौन सुना है और किसने किसने सुना है बाबू। देखो मैं आपको बात बताऊं क्या, ऐसा कई बार होता है कि हमारे रिश्ते खराब हो जाते हैं किसी के साथ में, ऐसा होता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम उससे बात करना छोड़ दें या फिर हम बात ना करें। अब जैसे मेरे को भी कल तकलीफ हुई, बट आज आया एंड आई स्टार्टेड टॉकिंग टू यू पीपल, तो सेम तरीके से यू पीपल कैन ऑल्सो टॉक, इट्स सो सिंपल। तुमको सिर्फ काम क्या करना है कि सत्सत बुद्धि विवेक बुद्धि को यूज कर कर तुम्हें काम करना है। हम सारे फैकल्टी ये मानकर चलते हैं
कि तुम बच्चे हो और तुम शैतानी करोगे, तुम नहीं करोगे तो और कौन करेगा। अब ये तो यार हमको मैच्योरिटी ने सिखा दिया है, बट किसी की इंसल्ट करना, ये मैं सलाह, मतलब ये चीज मुझे स्वीकार नहीं है। अब इंसल्ट करना मतलब क्या, चल कोई और चीज रही है और उसके सिलसिले में आप कोई और बात कर रहे हो तो वो सही नहीं, उचित नहीं है। सर आपसे बात करना छोड़ ही नहीं सकते नलायक को। राज सर ने बत्ती दी, बहुत बढ़िया काम किया। सो राज सर ने क्यों बत्ती दी, राज सर ने क्यों बत्ती दी, क्या किया तुमने आज कांड, क्यों राज सर ने बत्ती दी तुमको इतना। माकड़ मीन्स क्या होता है, मानव खुद को आईने में जाकर एक बार देख ले, माकड़ समझ में आ जाएगा। तो राज सर ने क्या बत्ती दी और किस लिए बत्ती दी, पहले ये बताओ। तो बेटा जी पहली वाली एंट्री देख लो। अरे यार, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन और फिर डिवेंचर एप्लीकेशन डिस्काउंट टू 14% डिवेंचर। गौरव रहे जा, कल मेरे को 2-3-4 लोगों का फोन आया, मैंने किसी से भी आड़ी टिड़ी बात नहीं की, मैंने बहुत प्रेम से बात की। और ये मेरा स्वरूप है कि मैं गुस्सा होता हूं तो उस समय के लिए, मैं गुस्से को अगर आगे मेरे साथ कंटिन्यू करूं ना तो साला तकलीफ मेरे को ही होगी, तुमको क्या तकलीफ होगी। मैं ऐसा कभी काम नहीं करता है, क्योंकि मुझे मेरी बेटी के साथ में रहना है, उसके बाद में मेरी वाइफ के साथ में रहना है। तो इफ आई गो अहेड एंड टॉक टू देम एब्रप्टली और टॉक समथिंग नॉनसेंस, तो वो फायदेमंद नहीं है। दो चीजों को मिक्स नहीं करने का। लेक्चर अपलोड करने के लिए बोला था, अच्छा तो इसके अंदर तुमको चिल्ला दिया, वेरी गुड। राज सर को फोन किया जाए क्या, राज सर को फोन करूं, ठीक है राज सर को फोन किया जाए। बोलते हैं क्यों मेरे बच्चों को तुम चिल्लाते हो, मेरे बच्चे मेरे क्लास में डरे सहमे बैठे हुए, नलायक राज आउटे, ठीक है। तो सर बोला आज सिर्फ अपलोड करूंगा, क्लास नहीं लूंगा, और फिर ऐसे ही हुआ क्या। हम्म राज बाबू फोन उठाओ यार। हम्म राज बाबू फोन उठाओ। नहीं उठा रहा फोन, ठीक है कोई बात नहीं, बात करेंगे तो बताएंगे, बोलेंगे उनको। राज मुझे बत्ती देगा, अभी राज उतना बड़ा हुआ नहीं है कि मुझे बत्ती दे देगा, समझा कि नहीं। राज मुझे बत्ती नहीं देगा, डोंट वरी। तो सुनिए अभी, अभी नेक्स्ट क्या है, ये पहला वाला तो समझ में आया। अब दूसरा क्या हुआ, हमने फिक्स्ड एसेट बाय किया। फिक्स्ड एसेट हमने कितने की बाय की बेटा जी, 20 लाख की बाय की। तो पहली एंट्री हुई फिक्स्ड एसेट टू वेंडर, एक एग्जांपल बोल रहा हूं। सो बेटा जी फिक्स्ड एसेट तो हमने 20 लाख की बाय की। अब बेटा जी वेंडर को पे करना है, तो वेंडर का फिगर चेंज नहीं होगा, 20 लाख। टू करेंगे हम डिबेंचर, नॉमिनल वैल्यू कितनी है बेटा जी, 25 लाख। बचा हुआ अमाउंट आ जाएगा डिस्काउंट, और ये कितना आ जाएगा बेटा जी, 5 लाख। बोलो तारा रारा, समझ में आई कि नहीं यही बात ध्यान में। ये वाली बात है फिक्स्ड एसेट टू वेंडर, वेंडर डिस्काउंट टू डिबेंचर अकाउंट, वेंडर डिस्काउंट टू डिबेंचर अकाउंट। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया। तो ये देखो, फिक्स्ड एसेट टू वेंडर एंड वेंडर डिस्काउंट टू 14% डिबेंचर्स, यस और नो, यस। मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्ले और सभापतियों, टू द बैंकर एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी फॉर लोन ऑफ ₹20 लाख, नॉमिनल वैल्यू 25 लाख वैल्यू। सो बेटा जी ये 20 लाख की एंट्री क्या है, ये तो लोन लिया, कैश ऑब्लिक बैंक टू लोन। कोलैटरल सिक्योरिटी उसके लिए कितने की दे दी, 25 लाख का डिबेंचर दे दिया। उसकी अगर एंट्री करना चाहो तो एंट्री है डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डैश परसेंटेज डिबेंचर 25 लाख। बट ध्यान रहे, अगर आप एंट्री नहीं करना चाहो तो भी चलेगा, मेन लोन की ट्रांजैक्शन की एंट्री तो होगी कैश ऑब्लिक बैंक टू लोन अकाउंट। सो आप जरा ध्यान से देखिए, मेन ट्रांजैक्शन की लोन की एंट्री बैंक टू लोन अकाउंट, और फिर आगे बोली नो एंट्री इज मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द कंपनी एट द टाइम ऑफ मेकिंग इशू ऑफ सच डिबेंचर इन द नोट्स टू अकाउंट ऑफ बैलेंस शीट। द फैक्ट दैट द डिबेंचर बीइंग इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी एंड आउटस्टैंडिंग आर शोन बाय नोट अंडर द लायबिलिटी सिक्योर्ड। आपको ये क्या बता रहा हूं मैं, तुमको ये अगर याद होगा तो मॉड्यूल में हमने पढ़ा था कि आपने मेथड 1 यूज करना। लोन लेने की तो एंट्री करेंगे, बट उसको जो हमने सिक्योरिटी दी वो सिक्योरिटी की हम एंट्री नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे बेटा जी, क्योंकि वो बुक एंट्री है, महज एक बुक एंट्री। बट करना चाहो तो एंट्री है डिबेंचर सस्पेंस टू डैश परसेंटेज डिबेंचर। तुमको अगर याद होगा तो मैंने बता दूं,
स्टूडेंट शुड नोट दैट, मतलब तुम्हारी बात कर रहे हैं मेथड नंबर 1 मोर लॉजिकल है। और बेटा जी मेथड नंबर 1 में क्या करते हैं, हम एंट्री करते ही नहीं है, ये है मेथड नंबर 1, ये देख रहे हैं इसके अंदर हम लोन लिखने के बाद में इधर लिख देते कि उसको सिक्योरिटी के रूप में हमने डिबेंचर दिए थे। तो मुझे बताओ राजा बेटा जी, क्या ये बात समझ में आई क्या आपको? अरे मेरे मिर्च मसालो, सो पहली वाली एंट्री में क्या हुआ था, हमने लोगों को डिबेंचर इशू कर दिए थे कैश के लिए, तो हमारी एंट्री हो गई कैश ऑब्लिक बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन, फिर डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू डैश परसेंटेज डिबेंचर। दूसरा वाला हमने फिक्स्ड एसेट को बाय किया, तो हमने एंट्री की फिक्स्ड एसेट टू वेंडर, और फिर नेक्स्ट एंट्री की वेंडर डिस्काउंट टू डैश परसेंटेज डिबेंचर। और मेरे राजा बेटा जी लास्ट वाली एंट्री है, उसके अंदर हमने मेन लोन की एंट्री की सिर्फ, और जो हमने कोलैटरल सिक्योरिटी के रूप में डिबेंचर दिए उसकी कोई भी एंट्री नहीं की। तो मेरे रसगुल्लो, मेरे मिर्च मसालो, जल्दी से बताओ क्या ये बात समझ में आई क्या नहीं आई? और जो आ गई तो इसकी जर्नल एंट्री लिखने की है, तो शुरू कर दो। इन द बुक्स ऑफ रिया कंपनी लिमिटेड जर्नल एंट्रीज। चलो मैं तुमको आज एक बात बताता हूं, सुनोगे मेरी बात? बेटा तुम्हें पता है क्या, कोई भी बच्चा, मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि ये बहुत ज्यादा मतलब तुम्हें पता है क्या मैं कैसे जज करता हूं बच्चों को, कि यू शुड बी, मैं कैसे फ्रेम करूं इन चीजों को, मुझे बता, मतलब मुझे पता है क्या कि मैं आपको कभी भी जज नहीं करूंगा। मतलब कल मैं गुस्सा हुआ तो मैं आज तुमको जज करूंगा, मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं। और मैं आपको भी यही चीज सलाह दूंगा कि आप भी किसी को जज मत करना, क्योंकि इससे आपको बहुत तकलीफ होती है। दूसरे वाले को तकलीफ बाद में होगी, जैसे मुझे तकलीफ पहले होगी, आपको तकलीफ होगी क्या नहीं होगी मुझे नहीं पता। जैसे कल बच्चे आराम से नींद लेके सो गए होंगे, मुझे तकलीफ ज्यादा होती है। तो हमेशा ध्यान में रखना कि आपने जब कभी भी कोई चीज हो जाए छोटी मोटी, तो उस चीज को आपने भी भूल जाना जल्दी से, और सामने वाले आदमी ने भी जल्दी से भूल जाना। कल एक गुड़िया का मुझे इतना बुरा लगा, उसका फोन आया मुझे, एंड आई डोंट इवन नो हर नेम, शी वॉज क्राइंग, बट आई डिडंट मीन टू मेक हर क्राई। मेरा वो मकसद नहीं था, अगर मुझे पता होता कि वो रोने वाली है तो मैं काम कभी नहीं करता। बट चीज ऐसी है कि आपको अगर मैं रोकूंगा नहीं, टोकूंगा नहीं, तो जो ये पागलपन है ना आपका, ये आप कहीं पर भी करोगे, राइट? जब तक आपको सुधारते नहीं है ना, जब तक आपको पेरेंट्स, टीचर्स, शिक्षक लोग ये चीजें सुधारते नहीं ना, आपको बोलते नहीं है ना, तब तक आप क्या कांड करोगे पता है तुम्हें? तुम जाओगे और किसी के सामने भी यही बड़बड़ करोगे। मतलब कोई कुछ बोल रहा है, मतलब जस्ट इमेजिन करो कि किसी की शादी हो रही है, राइट? मतलब तुम्हारे भैया है, वो लड़की देखने गए हैं और तुम भी उनके साथ चले गए हो, तुम छोटे भाई हो उनके, तुम देखने चले गए हो। अब ठीक है, तुमको भी पूछ लिया कि तुम भी कुछ क्वेश्चन पूछ लो, तुम गधेड़े के जैसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ रहे हो, तुम्हारी बहन है क्या? तो सोचो, तुम्हारे भैया की भी शादी नहीं होगी, भैया मारेगा ही मारेगा, घर वाले और पीटेंगे खोपचे में लेकर। तो कहीं पर भी कुछ भी बड़बड़ करना, ये वाली प्रॉब्लम है ना, ये लगाम लगाकर ही सिखाई जाती है। तो राजा बेटा जी हमेशा ध्यान रखना कि कभी भी ऐसे सीरियस चीजों को नहीं लेना, बट एट द सेम टाइम यू शुड इंप्रूव योर लाइफ, दैट्स व्हाट आई एम गुड लाइक टू टेल यू, ठीक है ना? ये तो क्या कहीं पर भी कुछ भी पूछोगे तो फिर तो क्या गड़बड़ तो होनी है ना? एंट्री करो, एंट्री करो। बूम बूम शाकालाका, बूम बूम शैक, बूम बूम शाकालाका, बूम बूम शैक। इन आंखों की मस्ती में मस्ताने हजारों है। इतने प्यारे दिख रहे हो, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। जब तुम हंसते खिलखिलाते हो ना, तब प्यारे लगते हो। ये सैड बच्चा अच्छा नहीं लगता है, इसे मुंह छुटा करके बैठा हुआ अच्छा नहीं लगता है। खुश रहने का जीवन। मुझे बहुत जान पर आ रहा था आज लेक्चर लेने को, कल बहुत एक्साइटेड था, कल एक्स्ट्रा लिया तो भी तकलीफ नहीं थी, आज साला ऐसा जान पर आ रहा है कब लेक्चर खत्म हो। अब थोड़े बहुत तुम अच्छे लग रहे हो, खिलखिलाते अच्छे लगते हो, अभी ऐसे सुंदर लगते हो, क्यूट लगते हो। अभी काला टीका लगा लेना मम्मी से जाके, और मम्मी को बोलना माँ माँ मुझे आंचल में छुपा लेनी, तो मुझे नजर लग जाएगी किसी की। ये तबला मास्टर सच्ची बोल रहा है कि ऐसे ही फेंक रहा है साले कमी ने? मेरे को शौक है, बट मैं गाता नहीं हूं, क्योंकि मुझे लगता है मैं बेकार गाता है। सच्ची बता ना आइश, तू तबले की कसम खा के बता, मैं ऐसा नहीं मानेगा, क्योंकि तेरे लिए तबला सब कुछ भगवान है। नहीं पर तू क्या है, मैं तेरे को जबरदस्ती बोल रहा हूँ, तू मेरे को हर्ट करेगा नहीं, तो कुछ भी बोलेगा। नहीं नहीं, मेरे को तेरे पर भरोसा नहीं, मत बोल कुछ भी बड़ा बड़ा। किसी को फुगाने का ना, तो तुमको बुला लेने का, फुगा फुगा के खत्म कर देते हो मेरे को। चलो एंट्री करो ना, लाइको ज्यादा देर उशारी मत करो अभी।
ये क्या है? भाई आंखें फूट जाएगी। कौन है ये पीए? ये कौन है बे? ओ प्रिया अग्रवाल पीए मतलब पी क्या? ये क्या? आंखें निकल जाएगी बाहर छोरी। भाई साहब कहां कहां से ढूंढ के लाते हो रही है? हाँ मुझे भी लगा बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा है। इतना कौन हंसता है? गौरव भाई गलती हो गई। आगे से नहीं गाऊंगा मेरे भाई, नहीं गाऊंगा नहीं गाऊंगा नहीं गाऊंगा। बस बस यार, अब नहीं गाऊंगा यार। ऐसा पुगाते हो फैकल्टी को। और फिर जो इज्जत खाते। तुम्हें बताओ सच्ची में क्या हुआ था। एक बार मैं ऐसे ही फुगाए थे। मैं नया नया टीचर बना था। तो नया नया टीचर बनाया था तो क्लास में हमारे गाने गाते थे, तो मुझे भी बोला गाना गा दो। मैंने गाना गा दिया। अब गाना गाया मैंने, मेरे को गाने का शौक, माइक हाथ में तो लेकर हमने गाना गाना शुरू किया। मैंने गाना गाया वगैरह सब कुछ हो गया। और मैं छोटा था ही रे, तो फिर मैं मतलब एकदम दुबला पतला एकदम छोटा सा नया नया टीचर बना था। फिर वहां पर गया मैं, नीचे चला गया वगैरह वगैरह। फिर वापस आया, क्योंकि फाउंडेशन की मतलब उस जमाने में सीपीटी की क्लासेस चला करती थी। तो जब आकर देखूं तो ऐसे खुपचे से देख रहा था मैं कहीं से, राइट। वैसे पार्टीशन थे मेरे दूसरे क्लास में क्लास। तो पता है बच्चे कमी नहीं क्या कर रहे हैं, वो मोबाइल पर रिकॉर्ड कर लेते हैं और रिकॉर्ड कर कर एक बच्चा दूसरे को बता रहा है, दूसरा बच्चा तीसरे को बता रहा है, तीसरा चौथे को बता रहा है, और बता बता के हंस रहे ऐसे कि देखिए अंडे आनंद सर ने कैसे गाया। देखो आनंद सर ने कैसे गाया। और फिर जब मेरा बर्थडे आता है ना, तब बर्थडे के दिन वो मेरे को टैग कर कर करके बताते हैं कि देख भाई ये गाना ऐसा गाया। और तुमको तो पता चलता है ठीक है, मेरे घर परिवार वालों को पता चलता है अबे नलायक पढ़ाता है कि गाना गाता है, ऐसी बातें बोलते हैं। मतलब कुछ भी टैग करते, कुछ भी करती है पब्लिक, मालूम है तुम्हें। साला मतलब मेरे को गाना गाने का शौक है, पर तुम ऐसा फुगाते कि बस पूछो मत। हाँ बिल्कुल, ये जो राक्षस है ना, डायन है ना, ऐसी ऐसी ही फुगाते मुझे। और फुगा कर उसी के दांत से, उस फुगे से मुझे फोड़ डालते, मतलब उसी दांत से। नलाई को पहले ये बताओ, ये कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ? बहुत कमी नहीं रहते हो हाँ, पर तुम मजाक नहीं। अरे यार सही में यार गौरव, तेरे को स्कर्ट वाला किस्सा कैसे पता चला? यू आर एब्सोल्युटली राइट, ये बात सही है। चलो ठीक है राजा बाबू जी, ये एंट्रीज कर ली क्या मुझे बताओ। उर्वशी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, प्यारे से बच्चे हो उर्वशी जी आप। बाकी के देखते कितने बच्चों ने लिख कर लिया। सत्यम शिवम सुंदरा। ठीक है, अब बेटा जी मेरे हिसाब से अब एक क्वेश्चन रहता है, वो मैं बोलता हूं कि आप खुद भी कर सकते हो, क्योंकि सेम टू सेम क्वेश्चन है। और वो क्वेश्चन नंबर कौन सा है मैं आपको बता देता हूं। एक क्वेश्चन जो रहा है, नवंबर 20 में क्वेश्चन आया था। नवंबर 20 में, एक काम करते हैं ना, देख ही लो ना। क्वेश्चन नंबर 10। बेटा ये आप ही कर लोगे क्या? क्योंकि मुझे और एक चीज समझानी है अभी आपको, फिर उसके बाद में हम लेक्चर को अलविदा कहेंगे। और मुझे आज दूसरा और एक लेक्चर लेने जाना है रेगुलर बैच का। तो क्वेश्चन नंबर 10 रेगुलर बैच आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे मुझे बताओ। जल्दी से उत्तर दीजिए मुझे, ये कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। कर लोगे? परफेक्ट है, श्योर हो? ओके, तो अब मेरी बात ध्यान से सुनो बेटा जी। कितने के पापा सैलरी पर जॉब करते हैं मुझे बताओ। सैलरी मतलब पगार पर काम करते हैं, मुझे बताना एक बार कि किनके पापा सैलरी, या पापा या मम्मी सैलरी पर काम करते हैं, या भैया भाभी जो कोई भी है सैलरी पर काम करते हैं, मुझे बताना। तो आजा चिमचिम, हाँ तो जब वो सैलरी पर काम करते हैं, और मान लेते हैं आपके पापा की सैलरी है 1 लाख रुपए महीने का, तो क्या उनको 1 लाख रुपए मिलता है, या उनका टैक्स काट के उनको पैसा मिलता है? यस यस सर, वी वांट। सो श्री एलिजाबेथ के पापा काम करते हैं, कनक गुप्ता के भी पापा काम करते हैं। सो मैं आपको बताता हूं,
कि 1 लाख रुपए की सैलरी पर जब आपके पिताजी काम करते हैं या मम्मा काम करती है तो उनके सैलरी में से कुछ टैक्स काट दिया जाता है, कुछ प्रोविडेंट फंड काट दिया जाता है और उनको पैसा दिया जाता है। तो मान लेते हैं कि उनका 30,000 रुपए काट लिया तो पापा को मिला 70,000 रुपए। एक फर्ज करो, ऐसी बात बता रहा हूं, 70,000 रुपए मिले आपके पिताजी को। तो मैं आप सभी बच्चों से यह पूछता हूं कि बेटा जी ये कंपनी का खर्चा कितना है, 70,000 है या 1 लाख है? कंपनी का खर्चा कितना है, 70,000 है या 1 लाख है? जल्दी से मुझे बताइए। आई एम रिक्वेस्टिंग यू ऑल, कंपनी का खर्चा कितना है, वेदर इट इज 70,000 और इट इज 1 लाख। सो इफ यू अंडरस्टैंड इट, कंपनी का खर्चा 1 लाख ही है तो कंपनी एंट्री करती है सैलरी अकाउंट डेबिट 1 लाख, एग्रीड। टू कंपनी बोलेगी राइट कैश, क्योंकि उन्होंने पेमेंट सिर्फ 70,000 का किया है, और बचा हुआ वो बोलेगी टू टीडीएस पेबल। ये टीडीएस पेबल मतलब ये सरकार को जमा कराना पड़ता है, कितना, 30,000 रुपए सरकार के पास जमा कराना पड़ता है, राइट। तो तुमने 1 लाख बिल्कुल सही बताया। सो ये होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। टीडीएस इज व्हाट, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, राइट। और फिर ये फर्स्ट एंट्री हो गई। सेकेंड एंट्री एक्सक्यूज मी, फिर नेक्स्ट एंट्री होती है टीडीएस पेएबल टू कैश। तो कुछ बच्चे बहुत विद्वान होते हैं, वो क्या पूछते हैं, सर क्या हम टीडीएस पेएबल को न करते हुए डायरेक्टली यहां पर सैलरी टू कैश 1 लाख नहीं लिख सकते क्या? नहीं लिख सकते, क्योंकि बेटा जी टीडीएस पेएबल की जो डेट है वो अलग डेट होती है, वो अगले महीने को पेमेंट करना होता है। मतलब इस महीने सैलरी दी तो टीडीएस अभी नहीं भरना पड़ता है, टीडीएस अगले महीने की 7 तारीख को भरना पड़ता है, सारा का सारा टीडीएस, राइट। तो ये दोनों एंट्री सेपरेट करने का। अगर कोई बच्चा बोलेगा सर टीडीएस पेबल कैंसल, जैसे 11th 12th में करते थे, और सैलरी टू कैश बोल दो 1 लाख, योर आंसर इज रॉन्ग। यू हैव टू मेक द एंट्री सैलरी टू कैश टू टीडीएस पेबल और फिर टीडीएस पेबल टू कैश। और थर्ड एंट्री यदि मैं आपको समझाऊं तो मेरी एंट्री हो जाती P&L टू सैलरी, और मैं कितना लिख दूंगा बेटा जी, 1 लाख। अप्रिशिएट दिस। अब मेरे प्यारे प्यारे सभापतियों, मेरे रसगुल्लों, मेरे मिर्च मसालों, मैं तुम्हें ये बोल रहा हूं कि बेटा जी जब कंपनी इंटरेस्ट देती है ना, इंटरेस्ट आ रहा है आपको? कंपनी जब आपको इंटरेस्ट देती है ना, तो उस इंटरेस्ट के ऊपर भी गवर्नमेंट ने कह रखा है कि आपको इसके ऊपर भी टैक्स काटना होगा। तो जब आपको बैंक एफडी पर इंटरेस्ट देती है तो बैंक क्या करती है, उसके ऊपर टीडीएस काट के आपको जमा करती है एफडी का इंटरेस्ट। तो राजा बेटा जी सैलरी की जगह इंटरेस्ट दिया तो भी एंट्री यही है, इंटरेस्ट टू कैश टू टीडीएस पेबल और टीडीएस पेबल टू कैश। और P&L टू सैलरी की जगह पे एंट्री आएगी P&L टू इंटरेस्ट। ये पीसी बहुत तंग कर रहा है रे। P&L to interest. So can I not wipe it off and I can write it down to interest account. सो कुल मिलाकर बेटा जी टीडीएस की एंट्री जो होती है वो इस तरीके से होती है कि जिसके अंदर आप इंटरेस्ट ग्रॉस अमाउंट पर लिखते हो, कैश नेट करते हो, और टीडीएस पेबल। अब टीडीएस पेबल कैसा देंगे वो कि 10% टीडीएस काटा जाता है, मतलब जो इंटरेस्ट रहेगा उसके ऊपर 10% काट लो और फिर आप एंट्री कर दो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 1 लाख टू कैश अकाउंट 90,000 टू टीडीएस पेबल यू विल से 10,000। आशा करता हूं कि ये बात समझ में आई। जल्दी से मुझे इत्तला करिएगा कि क्या ये बात आपको समझ में आई क्या नहीं आई, और यदि समझ में आई है तो मैं आपको एक क्वेश्चन और दिखाऊंगा जो आपके मॉड्यूल में है, ये वाला, राइट। ये वाला क्वेश्चन है, जल्दी से मुझे बताइए क्या आपको ये बात समझ में आई क्या? मैं कब से आपका इंतजार कर रहा हूं, आप जल्दी से मुझे बताइए ना। ए मेरे हम सफर सदा ही दे रही है मंजिल प्यार की। देखो, एक कंपनी इशूड 12% डिबेंचर्स ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ ₹10 लाख एट 10% डिस्काउंट ऑन 11/17। ठीक है, 10 लाख रुपए फेस वैल्यू के एट 10% डिस्काउंट ऑन 11/17 को इशू किया। तो इसकी एंट्री क्या होगी, कैश ऑब्लिक बैंक 2% डिबेंचर्स और डेबिट में आ जाएगा डिस्काउंट। तो बेटा जी 10 लाख का आएगा 9 लाख, डिस्काउंट आएगा 1 लाख, और बेटा जी 2% डिबेंचर आ जाएगा 10 लाख। फिर डिबेंचर्स इंटरेस्ट आफ्टर डिडक्टिंग एट सोर्स टैक्स एट सोर्स 10% वॉज पेएबल ऑन 30 जून और 31 दिसंबर एवरी ईयर। मतलब प्रत्येक 6 महीने के बाद में इंटरेस्ट पेमेंट किया जाएगा, ऐसा बोला। तो पहली वाली एंट्री देख लो, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट
अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर। अच्छा, रिडम्पशन एट प्रीमियम है क्या? ओ ओ ओ ओ एंड रिडीम्ड एट द एंड ऑफ द ईयर इज 5% प्रीमियम पर। सो बेटा जी कैन आई नॉट से इसकी कंप्लीट एंट्री मैं जो कर रहा हूं सही है क्या, बताना मुझे। पहले हम एंट्री कर देंगे इशू की, जरा ध्यान से देखिएगा, अर्ज कर रहा हूं। कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट 9 लाख, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 1 लाख, टू 10 नहीं कितना 12% डिवेंचर मैं लिख दूंगा कितना 10 लाख। बट बेटा जी क्योंकि ये रिडम्पशन एट प्रीमियम है तो इस पर एक एंट्री चिपका देंगे और बेटा जी हम इधर लिख देंगे लॉस 50,000 टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 50,000। ठीक है, अब बेटा जी ये लॉस और डिस्काउंट को कंबाइन कर हम क्या बोल सकते हैं, लॉस ऑन इश्यू, और वो टोटल हम 1.5 लाख बोल सकते हैं। एग्रीड, ये बात आप स्वीकार करते हो ऐसा मैं मान के चलता हूं। सो राजा बेटा जी पहली जो एंट्री है वो बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑब्लिक लॉस, ये 1,50,000 टू डिबेंचर्स टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। अब बेटा जी इंटरेस्ट जो मिलेगा वो किस पर मिलेगा, फेस वैल्यू पर। तो 30 जून को आपको डिबेंचर इंटरेस्ट देना है 10 लाख पर 12% 6 महीने के लिए, क्योंकि सिर्फ 6 महीने बीते हैं। तो बेटा जी कैलकुलेटर पर लो 10 लाख इंटू 12% डिवाइड बाय 2 या इंटू 6/2, 6 लाख आएगा। सो बेटा जी मैंने बोला डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 60,000, आशा करता हूं कि समझ में आए। टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट आई वुड से दैट इट इज टू कैश ऑब्लिक बैंक हाउ मच, ओ सॉरी, या टू डिवेंचर होल्डर भी हम बोल सकते हैं। आजा आजा आजा। सो आई वुड से टू डिवेंचर होल्डर एंड टू टीडीएस पेबल, और उसके बाद में उसका पेमेंट करेंगे डिवेंचर होल्डर टीडीएस टू बैंक। अब बेटा जी आप डायरेक्टली ऐसे भी एंट्री कर सकते थे, डिवेंचर इंटरेस्ट टू डिवेंचर होल्डर की जगह पे आप कर सकते थे टू कैश और टू टीडीएस, और फिर नेक्स्ट एंट्री आएगी टीडीएस टू कैश। अब उन्होंने क्या किया, दोनों ही अकाउंट को क्या बता दिया, पेबल, और पेबल बताने के बाद में बेटा जी उसका पेमेंट किया लास्ट में। और अल्टीमेटली डिवेंचर इंटरेस्ट कहां पे पार्क होगा, कहां पर जाएगा, पे एंड अकाउंट। तो जब आप दिसंबर में सेम एंट्री करने के बाद में अगर आप देखेंगे सो डिवेंचर इंटरेस्ट ट्रांसफर हो जाता है पी एंड अकाउंट को। तो मुझे जल्दी से बताइए क्या ये वाली एंट्री समझ में आई क्या, और यदि समझ में आई तो ये क्वेश्चन आपको घर पर ट्राई करना है, यू हैव टू डू इट रियली वेल। और एक और क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया था, वो है क्वेश्चन नंबर कौन सा था पिल्लू, वो क्वेश्चन नंबर 10 दिया था और उसका सजेस्टेड आंसर्स आ गए हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप सजेस्टेड आंसर वहां से देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन वैसे मैंने आपका ऑलरेडी करा दिया है, उसमें आपको ये चीज क्लैरिटी में आ जाएगी। डिबेंचर टॉपिक का, शेयर्स का, पार्टनरशिप का एक भी मार्क जाना नहीं चाहिए, एंड यू शुड बी एबल टू गेज ऑल द मार्क्स। आपका नंबर ऑफ स्कोर बढ़ना चाहिए। मैंने कल आपको कुछ थ्योरी टॉपिक्स का होमवर्क दिया था जिसके अंदर कॉन्टिंजेंट असेट, कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटीज, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब मुझे पता नहीं आप पढ़ के आए हो कि नहीं आए हो, तो अगर आप ये पढ़ के आए होंगे तो आज का नेक्स्ट होमवर्क ले लीजिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और इंड एस। आई रिपीट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और इंड एस, इसके ऊपर आपको होमवर्क दिया है और इसके भी क्वेरीज में आगे लूंगा। आज क्वेरीज नहीं ले पाएंगे क्योंकि मुझे पता नहीं कुछ बच्चे शायद पढ़कर नहीं आए। सो एक बार आपका पढ़कर हो जाए तो अभी आपको कितने टॉपिक्स बता दें, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर, कॉन्टिंजेंट असेट, कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी, आज मैं बता रहा हूं एएस, इंड एस, और आपको ये भी पढ़ने का है क्या नाम रहते थे टॉपिक्स, मेजरमेंट प्रिंसिपल जो है, राइट, मेजरमेंट प्रिंसिपल जो है वो भी आपको पढ़ के आना है। और यदि हो जाए तो बस बात खत्म। तो इसके साथ में बेटा जी डिबेंचर वाला टॉपिक खत्म हुआ। मैंने आपको चार्ट बनाने के लिए बोला था काजल जी, तो आपको मुझे चार्ट भेजना पड़ेगा तभी मैं मानूंगा कि आप पढ़ के आए हो। मैंने आपको चार्ट बनाने के लिए बोला है, तो आप चार्ट मुझे भेज दीजिए, मैं आपकी क्वेरीज लेने के लिए तैयार हूं। चार्ट नहीं भेजोगे तब तक मैं क्वेरीज नहीं लूंगा क्योंकि कुछ बच्चे बिना पढ़े भी आए हैं। अच्छा, सेकंड चीज मैं आपको क्या बता रहा था, सुन रहे हो ना, सेकंड चीज में क्या बता रहा था, व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल, हाँ, कि अब आपको कैश बुक और बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट के मैं रेगुलर लेक्चर्स ही दूंगा, क्योंकि बेटा जी उसके अंदर प्रैक्टिस लगती है और जब तक आपकी कमांड नहीं आती तब तक आप उसको कर नहीं पाओगे। तो मैं क्या बोल रहा हूं, अगर आपको कैश बुक और बीआरएस इजी टॉपिक है, आता है, तो वो लेक्चर्स देखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको वो नहीं आता है तो जरूर देखिएगा, और अगर आप वो देखेंगे तब उसके बाद में आपको चीज समझ में आ जाएगी। तो कैश बुक बीआरएस के जितने भी क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में है, ये सारे के सारे क्वेश्चंस रेगुलर बैच में कवर्ड किए गए, इंक्लूडिंग मोर एडिशनल क्वेश्चंस। ओके, सो अब आपको क्या करना है कि पहले वो रेगुलर लेक्चर्स देखने के बाद में आपके आंसर्स तो ऑलरेडी रेडी हो ही जाएंगे उधर। उसके बाद में आपको नेक्स्ट लेवल पर क्या करना है कि आपके टेक्स्ट बुक के अंदर जितने भी क्वेश्चंस है वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको देखने होंगे, राइट, उसके आंसर्स निकालने होंगे। और लास्ट पार्ट बता रहा हूं कि बेटा जी कैश बुक बीआरएस के लेक्चर्स मैं आज अपलोड कर दूंगा, तो वो आप देखना शुरू कर दीजिएगा, कैश बुक बीआरएस। और जो लास्ट चीज है वो ऐसी है कि
अभी एक ही टॉपिक रहता है डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन टॉपिक हम कब शुरू करेंगे मैं आपको ये कल इत्तिला कर दूंगा ग्रुप पर, और उसके बाद में हम डेप्रिसिएशन टॉपिक खत्म करने के बाद हम सिलेबस को कह देंगे कि पूर्ण विराम ये सिलेबस हो गया। सो मेरे रसगुल्ले बच्चों ने बहुत अच्छे अच्छे चार्ट्स बनाए हैं, तो मैं सभी को दिखाना चाहूंगा कि चार्ट कैसे बनाया है। देखो जरा, देखो जरा, देखो इन्होंने बनाया चार्ट। अरे वाह, कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वेरी गुड, टाइप्स ऑफ रिसिट वेरी गुड, कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी वेरी गुड, वेरी गुड, ओके वेरी गुड, वेरी गुड। तो बेटा जी अगर इसमें कोई क्वेरीज होंगी तो क्वेरीज में सॉल्व करने की कोशिश करूंगा आपकी, राइट। तो जब आपकी क्वेरी होगी तो आप मुझे पूछना। अभी तो हम क्वेरीज नहीं ले पाएंगे बिकॉज आई हैव टू गो फॉर द नेक्स्ट लेक्चर नाउ। तो आज के लिए बाय। श्रुति वेरी गुड बेटा जी, वेरी गुड। तो आज के लिए बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, खुदा हाफिज, स्टे हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम, ऑलराइट। सो खुश रहना और मस्ती में रहना, ठीक है। चलो बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।